गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और इस समय कोरोना है तो आप लोग घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा और अपने आप को जितना ज़्यादा सेफ रख सकते हैं, जब तक ज़रूरत हो तब तक घर के अंदर ही रहिए। बाहर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने जो छूट दी है वो फ़िलहाल ज़रूरतों के हिसाब से दी है, तो आप लोग ये मत समझिए कि कोरोना एकदम चला गया है, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलती इस बार फिर से मत दोहराइएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा करंट अफेयर का ये सेशन और आज है 4 जून। तो 4 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन है कि आपको ये जो कुछ कथन दे रखे हैं इन पर विचार करना है। पहला कथन है वर्ष 1921 के मई जून में हुआ टुल्सा नस्लीय नरसंहार अमेरिका में हुआ था। पहला कथन है आपके लिए। दूसरा कथन है ये एक हिंसक नस्लीय घृणा की घटना थी। तीसरा है टुल्सा को अमेरिका का ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। तो ये कुल 3 कथन आपके सामने दे रखे हैं। ये घटना एक बार चर्चा में क्यों आई है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसका उत्तर दे दीजिए कि वर्ष 1921 के मई जून में हुआ टुल्सा नस्लीय नरसंहार अमेरिका में हुआ था। ये एक हिंसक नस्लीय घृणा की घटना है। और तीसरा कथन है कि टुल्सा को अमेरिका का ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल ही सही हैं। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं और ये घटना एक बार फिर से चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि अमेरिका के जो बाइडेन वो पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने इस घटना की चर्चा करी और इस घटना को स्वीकार किया और बताया कि अमेरिका की गलती थी जिसकी वजह से ये घटना हुई थी और इन्होंने इस घटना को स्वीकार करते हुए माफ़ी भी मांगी है। तो इस वजह से ये घटना एक बार फिर से हमारे सामने चर्चा में आ गई है। तो जब चर्चा में आई तो जाहिर सी बात है कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं, इसीलिए इसको याद रखिएगा। 1921 में ये घटना हुई थी। टुल्सा जो है अमेरिका का एक शहर है जिसको इसी घटना के कारण ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा गया। और ये घटना जो थी हिंसक नस्लीय घृणा की घटना थी कि कुछ नस्ल भेदी, कहते हैं ना कि नस्ल भेदिता हमें अमेरिका में इस तरीके की घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। अश्वेतों को लेकर के जो आप आए दिन देखते होंगे विरोध प्रदर्शन चलता रहता है, अश्वेतों को वहाँ अधिकार नहीं दिए जाते, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये घटना इस समय चर्चा में है। ये तो नहीं पूछेंगे कि किस राष्ट्रपति ने माफ़ी मांगी है या फिर कुछ भी, क्योंकि सभी को पता होगा, लेकिन उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, फिर से कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इनके ऊपर विचार करना है। पहला कथन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की बात हो रही है। WHO के अनुसार कोविड-19 के 3 प्रकारों में से केवल एक वेरिएंट जिसका नाम है B.1.617.2 अब चिंताजनक वेरिएंट है। भारत में B.1.617 सर्वप्रथम पाया गया था। और तीसरा कथन है WHO ने B.1.617.1 वेरिएंट इसको नाम डेल्टा दिया है। तो ये सारे 3 कथन हैं, आपको विचार करने हैं और विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। आपको गलत कथन का चयन करना है क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि हमें आंसर के हिसाब से क्या चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला और दूसरा सही है। और जबकि गलत कथन हमें चयन करना है तो गलत कथन इसमें केवल 3 गलत हो जाएगा, तो केवल 3 इसका आंसर होगा। अब केवल 3 गलत क्यों है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहले हम एक बार फिर से इन कथनों को देखेंगे। तो पहला कथन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO के अनुसार कोविड-19 का जो केवल अब भारत में एक वेरिएंट है B.1.617.2 जो कि ये जो वेरिएंट पाया गया था इसका उपरूप है। ये अब चिंताजनक वेरिएंट है क्योंकि ये थोड़ा घातक बताया जा रहा है। भारत में सबसे पहले B.1.6.7 पाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कथन गलत है क्योंकि जो WHO है हाल ही में उसने जो भी स्ट्रेन्स पाए गए थे अलग अलग कंट्रीज़ में उनको नाम दिया है, जिसमें B.1.617.1 को जो नाम दिया गया है वो डेल्टा नहीं बल्कि इसका नाम है कप्पा।
कप्पा नाम इसको दिया गया है, तो ये बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि इसका नाम डेल्टा नहीं है, डेल्टा नाम दिया गया है इसे। ये जो 2 जिसका नंबर है जो कि घातक बताया जा रहा है, डेल्टा नाम इसको दिया गया है, जबकि कप्पा नाम दिया गया है जिसमें 1 लास्ट में लगा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कोविड-19 के B.1.617 वेरिएंट को सबसे पहले भारत में पाया गया था, और इसे अब ये 3 इसके और उपक्रम बताए गए हैं। इन 3 उप प्रकारों में विभाजित किया गया कि पहले इसमें 0.1 जोड़ा गया, फिर 0.2 जोड़ा गया और फिर 0.3। तो इनका ये उप प्रकार होते गए कि अलग अलग रूप इसने भारत में भी अपने बदले, और जो अब एक रूप इसका 2 वाला ये जो रह गया है ये घातक बताया जा रहा है। फिर हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम, जिनका झुकाव हमें लगातार देखने को मिलता है चाइना की तरफ। तो कुछ कंट्रीज WHO से, अमेरिका तो काफ़ी ज़्यादा WHO से खफा रहती है। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि आपको इनमें से सही कथन का चयन करना है। पहले ही आपको बता दिया गया है कि कुछ कथन दे रखे हैं और इसमें आपको बताना है, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, लिटोरिया मीरा न्यू गिनी के वर्षा वनों में खोजी गई मेढक की एक प्रजाति है। क्या ऐसा है? फिर दूसरा है, इसका रंग चॉकलेटी है, मतलब जो चॉकलेट का जो शेड होता है वो इस मेढक का रंग है। और तीसरा कथन है कि न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड बास जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। कुल ये 3 कथन दे रखे हैं, क्योंकि न्यू गिनी में ये पाया गया है, न्यू गिनी के वर्षावनों में। तो लिटोरिया मीरा न्यू गिनी के वर्षावनों में खोजी गई एक मेढक की प्रजाति है, बिल्कुल सही कथन है। फिर इसका रंग चॉकलेटी है, ये भी बिल्कुल सही है। कहते हैं कि हैरी पॉटर मूवी में जो एक काल्पनिक मेढक दिखाया गया था वो मेढक सच में पाया गया और पृथ्वी पर पाया गया। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जिस मेढक की सिर्फ कल्पना की थी हमने अपने वीडियोस में या फिर मूवीज़ में, वो मेढक सच में वर्षावनों में पाया जाता है, जिसका नाम है लिटोरिया मीरा। ये लिटोरिया मीरा नाम है, आप इसका याद रख सकते हैं। फिर तीसरा कथन हमारा बिल्कुल यहाँ पे गलत है, आपको सही कथन का चयन करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2। सारे के सारे सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है जबकि तीसरा गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड, इनके बीच में टोरस जलसंधि है, बास जलसंधि बिल्कुल नहीं है, इनके बीच में टोरस जलसंधि है। आप आज टोरस जलसंधि को मैप में देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, और इनके बीच में टोरस जलसंधि है जो एक दूसरे को अलग करते हैं। न्यू गिनी चर्चा में आया है, इसीलिए न्यू गिनी के आसपास का क्षेत्र भी चर्चा में आ सकता है। इसके बारे में हम जानना चाहें तो ये जो मेढक है इसका नाम आपको बस याद रखना है, लिटोरिया मीरा न्यू गिनी। लिटोरिया मीरा इसका नाम है, ये न्यू गिनी के, ये लिटोरिया एक इसका वर्ग है, लिटोरिया वर्ग का ये मेढक है जिसकी खोज न्यू गिनी में की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या मुस्लिम्स का विरोध प्रदर्शन हुआ, ये किस सागर में स्थित है? भाषण 4 द्वीप की बात हो रही है, कुछ दिन पहले भी ये चर्चा में रहा था, और रोहिंग्या मुस्लिम्स तो आए दिन चर्चा में रहते ही हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाषण 4 द्वीप रोहिंग्या मुस्लिम्स का यहाँ पे विरोध हुआ है और ये किस सागर में स्थित है? तो इसकी बात करें, बंगाल की खाड़ी में स्थित है भाषण 4 द्वीप। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिस पर आधिपत्य की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का इस पर आधिपत्य हो जाता है, और बांग्लादेश में ही ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी हाल ही में दिसंबर 2020 के बाद बांग्लादेश द्वारा 18,000 शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक गाद निर्मित निम्नस्थ भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित किया जा चुका है, जहां ये लोग मलिन बस्ती और तंग परिस्थितियों में रहते हैं। अब ये जो द्वीप है ये इसका हाल ही में विकास हुआ था, ये अभी अभी बना ही था। जो आप कह सकते हैं समुद्र में जो गाद इकट्ठा हो जाती है उस गाद से ये द्वीप बना था। तो इस द्वीप के अस्तित्व पे भी खतरा है कि ज़रूरी नहीं है ये द्वीप सदैव ऐसा ही बने। तो ये भी कहा गया है कुछ मतलब विशेषज्ञों के अनुसार कि ये द्वीप अगर बहुत ही ज़्यादा त्रासदी की कुछ चक्रवात वगैरह उठा तो ये द्वीप डूब भी सकता है। और
बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुस्लिम से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इनको इस द्वीप पर घर वर बनवा के शिफ्ट करा दिया है। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ खाने के लिए भी नहीं है, मलिन और तंग परिस्थितियों में ये लोग अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं, तो इसीलिए ये अब विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। फिर इसमें और आगे बताया जा रहा है कि भाषण 4 द्वीप, जिसको फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड क्योंकि तैरता ही रहता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे 4 पिया या थेरंग 4 आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे 4 पिया द्वीप भी कहते हैं और थेरंग 4 आइलैंड के नाम से भी इसी को जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश के हटिया में स्थित एक द्वीप है। तो ये एक द्वीप है, चारों तरफ इसके समुद्री पानी है और इसका अस्तित्व भी कुछ भी नहीं है, अभी अभी बना नवनिर्मित द्वीप, जिस पर कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को वहां पर बसा दिया और बसाया भी, घर दिए, लेकिन वहां पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए ये आए दिन वहाँ पर प्रदर्शन करते रहते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात करें तो मुख्यतः ये म्यांमार के हैं, ऐसा बताया जाता है, और ये म्यांमार से भाग कर आए हैं क्योंकि म्यांमार में इनके अस्तित्व पर खतरा था, वहाँ इनके साथ बहुत बुरी तरह नरसंहार हुआ, जिसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए आस पड़ोस के देशों में भी भागे। भारत में भी बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं शरणार्थी के रूप में, और भारत भी इन्हें अपना नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे चर्चा करेंगे अब हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ये वो कौन सा देश है जिसके बीच में, भारत और उस देश के बीच में सतत शहरी विकास के लिए सहयोग को मंजूरी मिली है? तो भारत और जापान के बीच में इस समझौते पर आप कह सकते हैं मंजूरी हुई है। भारत और जापान मिलकर अब सतत शहरी विकास पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, और जहाँ पर ओलंपिक होने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए इस पे हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना में जब जो खिलाड़ी थे वो भी संक्रमित हो गए, तो उन्हें सुधरने का समय दिया जा रहा है, और आगे इस ओलंपिक में क्या स्थिति बनती है वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेंगे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होने वाला था वो अब 2021 में भी अभी तक तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व साइकिल दिवस, इसीलिए मनाते हैं ताकि लोगों को पता चल सके साइकिल चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे वायु प्रदूषण की समस्या से निदान पाया जा सकता है। पहले के लोग साइकिल ही चलाते थे, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं था, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। लेकिन अभी क्या है कि इतने सारी बाइक्स, कार्स और इन लोगों ने आकर के इतना पर्यावरण प्रदूषण फैलाया है, तो इसीलिए साइकिल के महत्व को बताने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, और ये विश्व भर में 3 जून को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने जिस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है, आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा अभियान है जिसके लिए भारत ने $200 मिलियन का वर्ल्ड बैंक के साथ में ऋण के लिए समझौता किया है? तो ये योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए जो है भारत ने वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसके तहत सभी को अच्छा पोषण उपलब्ध कराना, ये एक योजना लाई गई थी। जो भी बच्चे हैं, कुपोषित हैं या जो महिलाएं हैं, उनको अच्छे सुविधाएं पहुंचा पाना, उनको कुपोषण से मुक्त बना पाना और एक अच्छा भविष्य दे पाना, ये इसका उद्देश्य था। और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण का समझौता भारत ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और हमारा अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का 2021 का ला लीगा खिताब, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब है ये खिताब, अधिकतर पूछा जाता है कि ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल का 2021 का ला लीगा खिताब जो है एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। एटलेटिको मैड्रिड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इसने जीत लिया है ये ला लीगा खिताब और हराया है रियल वैलाडोलिड, ये जो आप देख रहे हैं टीम, इसको हरा करके जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने, जो कि स्पेन की टीम है। तो इसने जीत लिया है ये ला लीगा खिताब।
अब हमारा अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और उनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार में रखिए। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है। एसडीजी इंडेक्स जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा भारत के सेंस में। इसमें केरल एक बार फिर से टॉप पर रहा है। केरल ने इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है एसडीजी गोल्स को पूरा करने में। तो केरल इसमें टॉप पर रहा है, और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब बताया जा रहा है। बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन इसमें रहा है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो केरल को कुल 75 अंक मिले हैं, इसीलिए केरल टॉप पर है 75 अंकों के साथ में। हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, इनको 74 अंक मिले हैं। हिमाचल प्रदेश आ जाता है छोटे राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में आ जाता है, तो इसको मिले हैं 74 अंक, पर ओवरऑल हमें टॉप पर देखने को मिला है केरल। तो सम्मिलित रूप से तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार, झारखंड और असम का सबसे खराब प्रदर्शन, इनको सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य बताया गया है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, 79 अंक इसको मिले हैं। 79 अंकों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और आप देख सकते हैं कि केरल से ज़्यादा चंडीगढ़ का यहाँ पे सूचकांक में स्थान है, लेकिन ओवरऑल टॉप पर केरल ही है, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे इस पर हम बात करें, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के बारे में नीति आयोग ये जारी करता है। इसका तीसरा संस्करण था, राजीव कुमार के द्वारा ये जारी किया गया। नीति आयोग का तीसरा संस्करण राजीव कुमार के द्वारा। इस पे अगर हम और बात करना चाहें तो इंटरनेशनल लेवल पर कुल 17 गोल्स दिए गए हैं। 17 एसडीजी गोल्स हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, और भारत भी लगातार इसको प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि भारत 2025 तक ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये लक्ष्य बहुत छोटे नहीं है, ये लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़े लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करना आसान नहीं है। तो भारत को भी बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत जैसे देश में इन 17 गोल्स को प्राप्त करना, जहाँ हाइजीन बहुत बड़ी चीज़ है और भारत में स्वच्छता कितनी ज़्यादा ये हम सभी को देखने को मिलती ही रहती है। तो फिलहाल ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का और सबसे खराब बिहार का, आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है ब्राजील कोपा अमेरिका 2021 का आयोजन करेगा। दूसरा कथन है अंतिम मैच मरकाना स्टेडियम में होगा, ये मरकाना स्टेडियम में अंतिम मैच खेला जाना है। और तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है कोपा अमेरिका की पूर्व मेजबानी अर्जेंटीना और चिली को सौंपी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ब्राज़ील को दी गई। तो तीसरा कथन ये हो जाता है। आपको इसको सही कथन का चयन करना है, तो इसमें जो सही कथन है वो पहला और दूसरा ही सही है, जबकि ये वाला कथन गलत है। पहला और दूसरा कथन है कि ब्राज़ील जो है कोपा अमेरिका 2021 का आयोजन करेगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा है अंतिम मैच जो है, इसका फाइनल मैच वो मरकाना स्टेडियम में होगा, ये भी तय कर दिया गया है। लेकिन ये जो तीसरा कथन है कि कोपा अमेरिका की पूर्व मेजबानी अर्जेंटीना और चिली करेगा, ये गलत है, क्योंकि कोपा इंडिया की पूर्व मेजबानी जो है अर्जेंटीना और कोलंबिया, इस देश का नाम है कोलंबिया, ये करने वाला था। कोलंबिया इस देश का नाम था, अर्जेंटीना और कोलंबिया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। कोलंबिया में तो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर कोपा अमेरिका न कराने का सुझाव दिया गया, और अब ये ब्राज़ील में होगा। कोपा अमेरिका 2021 ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, ये भी दक्षिण अमेरिका का ही था। तो अब फिलहाल ये ब्राज़ील में शिफ्ट कर दिया गया है। अंतिम मैच मरकाना स्टेडियम में होगा। अर्जेंटीना और कोलंबिया में पहले प्रस्तावित था, लेकिन इसको नहीं कराया जा सका कुछ कारणों के कारण। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाता है, क्योंकि हमें सही कथन का चयन करना था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।